All right. Hello, everybody. Hello, everybody. Good afternoon, guys. I hope you guys are doing wonderful. Now, आज हम लोग करने वाले हैं लास्ट टॉपिक ऑफ व्हाट ऑफ डिसीजन मेकिंग. ठीक है, हम लोग का ये लास्ट टॉपिक रह गया था. ये आप लोगों को फ्रेशली ऐड किया गया है मॉड्यूल में. ठीक है, तो ये आप लोगों को किस में मिलेगा? मॉड्यूल में मिल जाएगा. बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट है तो करना तो पड़ेगा, राइट? तो हम लोग आज डिसीजन मेकिंग का टॉपिक करेंगे. बहुत सिंपल टॉपिक है, इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल टॉपिक है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. इफ यू टॉक अबाउट डिसीजन मेकिंग, तो वी ऑल टेक डिसीजंस एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ लाइफ, राइट? हमने 10th स्टैंडर्ड हुआ, फिर हमने सोचा कि हम पीसीएम ले, कॉमर्स ले. फिर 12th हुआ, उसके हमने सोचा क्या करें, सीएमए करें, सीए करें, सीएफए करें, सीएस करें, एलएलबी करें, या फिर हम बीकॉम करके अच्छे कॉलेज से मास्टर्स करें. हमारे अपने अपने डिसीजंस लिए. सिमिलरली इफ यू ऑल नो, तो कंपनी के केस में 3 डिफरेंट लेवल्स होते हैं, राइट? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल. अब ये तीनों लेवल्स पर अलग अलग डिसीजंस चलते हैं. ओके, तो ये तीनों लेवल के पे अब अलग अलग लेवल की डिसीजन मेकिंग की जाती है, और अब तीनों ही लेवल्स की डिसीजन मेकिंग इसमें पढ़ेंगे. आप लोगों को लगता है मैम डिसीजन तो टॉप लेवल ही लेता है क्या? नहीं मेरी जान, टॉप लेवल अकेले डिसीजन नहीं लेता है. टॉप लेवल स्ट्रैटेजीज बनाता है, तो मिडिल लेवल एग्जीक्यूशन डिसीजन लेता है, लोअर लेवल ऑपरेशनल डिसीजन लेता है. तो अलग अलग तरह के डिसीजन इसमें लिए जाते हैं. ओके, एक बार हम इसकी थ्योरी देखते हैं. देखो, every organization need to take its own decision at a single point of time. For that matter, business decision made by organization are to lighten a way forward और द फ्यूचर ऑफ अ कंपनी. तो फ्यूचर में क्या होगा कंपनी में, वो सारे डिसीजन एक ऑर्गेनाइजेशन में लिए जाते हैं. करेक्ट है ना? बीट स्ट्रैटेजिक. स्ट्रैटेजिक मतलब आगे क्या स्ट्रैटेजी होगी, बिजनेस एक्टिविटीज हो गए, प्रोसेसेस हो गई, प्रोफेशनल डिसीजंस हो गए. ये सारे कंपनी में डिसीजंस लिए जाते हैं. अब जैसे तुम जब सीएमए बनोगे, तो तुम कॉस्टिंग से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लोगे कि कैसे हम कंपनी की कॉस्ट कम से कम रख सकते हैं. क्लियर है? कंपनी में जो एक मैनेजर होता है, ही हैज टू डिसाइड द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, कि कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या बनेगी, कंपनी में पॉलिसी क्या रहेगी. कंपनी मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, नॉट जस्ट अ कंपनी. इट कैन बी पार्टनरशिप, इट कैन बी सोल प्रोप्राइटरशिप. तो आगे जाकर क्या रहेगा, सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकें, ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सके, उससे रिलेटेड हम क्या लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं. ही हैज टू डिसाइड हाउ द जॉब्स शुड बी स्ट्रक्चर्ड टू मैच द जॉब्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कंपनी में अगर तुमने देखा हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज निकलती कि आपको एक फाइनेंस मैनेजर की जरूरत है, एक इंजीनियर की जरूरत है, एक कॉस्ट अकाउंटेंट की जरूरत है. तो ये उनको पता कैसे चला कि इसकी हमें जरूरत है? डिसीजंस लेके. तो जब कंपनी ने कोई पॉलिसी बनाई, तो उसके हिसाब से उन्हें पता चला कि अच्छा हमें इन लोगों की जरूरत है. आ रही क्या बात समझ में? सो इन अदर वर्ड्स, डिसीजन मेकिंग, यहां से रीड करेंगे, इज द सब्सटेंस ऑफ अ मैनेजर्स जॉब. सो वन ऑफ द इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट्स. इंडिस्पेंसिबल मतलब जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, इज डिसीजन मेकिंग. क्लियर है सबको? अब एक फेलिक्स एम लोपेस करके एक बहुत ही फेमस ऑथर है. ये ऑथर का नाम आपको याद भी करना है, क्योंकि आप लोगों का पेपर एमसीक्यू रहने वाला है. तो फेलिक्स एम लोपेस करके एक हमारे बहुत ही अच्छे ऑथर, उन्होंने डिसीजन मेकिंग को क्या किया, डिफाइन किया. सो डिसीजन रिप्रेजेंट्स अ जजमेंट, अ फाइनल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नीड्स, गुड्स, मीन्स, कमिटमेंट टू एक्शन रिलेटेड टू अनसर्टनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड इवन इरेशनैलिटी. तो फेलिक्स ने बोला कि डिसीजन क्या होता है, डिसीजन एक फाइनल सोल्यूशन होता है कि हमें किस चीज की नीड है, किस चीज की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, क्या मीन्स होंगे, क्या तरीका होगा, क्या कमिटमेंट्स हमें करनी है, क्योंकि चीजें आगे जाकर अनसर्टन होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, इरेशनल हो जाती है. इरेशनल मतलब हम बहुत बार इम्प्रैक्टिकल हो जाते हैं, बहुत बार इमोशनल हो जाते हैं. तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जब हम एक फाइनल सोल्यूशन डिसाइड करते हैं, तो वो क्या होता है मेरी जान, डिसीजन. और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग. तो डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस जिसमें हम डिसीजन लेते हैं. क्लियर है? बहुत अच्छे से. यस, जॉर्ज आर टेरी, ये तो बहुत ही फेमस मैनेजमेंट ऑथर है. उन्होंने बोला इट इज इलेक्टिंग ऑफ एन ऑल्टरनेटिव ऑफ 2 और मोर कोर्स ऑफ एक्शन. तो हमारे पास 2-3 प्लान है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी. हमारे पास बहुत सारे प्लान है. जब हम एक फाइनल प्लान सिलेक्ट करते हैं
ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन, ऑल्टरनेट प्लान्स में से जब हम एक फाइनल डिसीजन लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं मेरी जान, डिसीजन मेकिंग। एंड्रयू एंड्रयू स्लाइजिल, ठीक है, उन्होंने क्या बोला, डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस, मैंने स्टार्टिंग में बताया डिसीजन मेकिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव, इंप्लीमेंटेशन, एवैल्यूएशन करते हैं गोल्स का। तो गोल हमारे फिक्स है कि हमें कहाँ पहुंच रहे हैं, उससे रिलेटेड जब हम ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, अलग अलग प्लान्स में से जब हमको चूज करते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, अकॉर्डिंगली उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उस पूरी की पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग। जॉन मैकडॉनल्ड ने क्या बोला, बिजनेस एग्जीक्यूटिव बाय प्रोफेशन इज अ डिसीजन मेकर, अनसर्टेनिटी इज हिज ओपोनेंट एंड ओवरकमिंग इज हिज मिशन। तो जॉन मैकडॉनल्ड ने तो बहुत ही प्यारे डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन दी है। क्या बोला उन्होंने कि कोई भी बिजनेस एग्जीक्यूटिव होता है, कोई भी एक मैनेजर होता है, उसका मेन काम डिसीजन मेकिंग होता है, ठीक है। जो अनसर्टेनिटी आती है वो उसका ओपोनेंट है, वो उसका एक दुश्मन है, लेकिन उसको रिजॉल्व करना उसका मिशन है। क्लियर है सबको? क्या बोला उन्होंने कि कोई भी बिजनेस मैनेजर है, उसका प्रोफेशन, उसका काम ही डिसीजन मेकिंग है, लेकिन उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो उसका दुश्मन है, ओके, लेकिन उसको सॉल्व करना उसका मिशन होता है। क्लियर है सबको? तो हम लोगों ने यहाँ पर फेलिक्स एम लोपेज की, जॉर्ज आर्टेरी की, एंड्रयू की और जॉन मैकडॉनल्ड की, ये 4 लोगों की डेफिनेशन हमने इसमें पढ़ी। ये एंड्रयू जो भी है ये, ठीक है। तो दिस पर्सन एक्चुअली गेव अ डेफिनेशन अबाउट व्हाट, ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। क्लियर है? बहुत अच्छे से, यस। अब देखो, हमने डिसीजन मेकिंग के बारे में बेसिक तो पढ़ा, पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स पे जंप करने से पहले आप एक क्रक्स, एक समरी समझो कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है। डिसीजन मेकिंग एक कोर्स ऑफ एक्शन में सिलेक्ट करने की प्रोसेस होती है कि हमारे पास सेवरल ऑल्टरनेटिव्स है कि मैम सीए करे, सीएस करे, सीएमए करे, एलएलबी करे, एमबीए करे, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। लेकिन जब हम उन ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में से एक चीज चुनते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। सिमिलरली कंपनी में भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। अब जैसे कुरकुरे है, कुरकुरे कितनी क्वांटिटी में चिप्स देता है, करेक्ट है। कुरकुरे की जो कुरकुरे चिप्स आती है वो कितनी क्वांटिटी में आती है। तो कुरकुरे ने भी कभी डिसीजन लिया होगा ना कि हम टेस्ट पर ध्यान दें, हम क्वालिटी पे ध्यान दें, हम क्वांटिटी पे ध्यान दें। तो उन्होंने कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन चूज किया, क्वांटिटी। लेज ने क्या सोचा, हम क्वालिटी दें, हम टेस्ट दें या क्वांटिटी दें, तो उन्होंने क्या चूज किया, क्वालिटी एंड टेस्ट। तो इस तरह के डिसीजन को चूज करना इज व्हाट मेरी जान, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। क्लियर है? अब अगर अपन इसके फीचर्स पे जाते हैं तो व्हाट इज डिसीजन मेकिंग, इट्स अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग रैशनल चॉइस और सिलेक्टिंग वेरियस। बार बार एक ही बात की गई है कि डिसीजन मेकिंग क्या है, चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, ओके। दूसरा, इट इज नेसेसरी ओनली व्हेन डिफरेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल। अब समझो, अगर तुमने एक बार सीएमए चूज कर लिया और तुम्हारे ड्रीम ही सीएमए बनना है, ठीक है, अब क्या तुम्हारे पास चॉइस ऑफ एक्शंस बचा है, क्या तुम्हारे पास कोर्स ऑफ एक्शंस बचा है कि नहीं यार सीएमए चूज कर लिया, सीएमए फाउंडेशन भी क्लियर हो गया, अब तुम्हारे पास ऑप्शन है क्या यार मैं सीए करूं या सीएस करूं या सीएमए, नहीं, तुम्हारे पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन खत्म हो चुके हैं। अब तुम्हारा एक ही एम है, क्या, सीएमए बनना। तो डिसीजन मेकिंग तब इन्वॉल्व होती है जब हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हो। अगर मल्टीपल चॉइस नहीं है तो डिसीजन मेकिंग का इन्वॉल्वमेंट आता ही नहीं है। अगर मेरे पास 100 रुपए है, मैं एक हाईवे पर हूं और वहां पर सिर्फ और सिर्फ मैकडॉनल्ड्स का आउटलेट है, सिर्फ मैकडॉनल्ड्स का आउटलेट है, तो क्या मेरे पास चॉइस है कि मैं पिज्जा खाऊं या फिर मैं पास्ता खाऊं या फिर मैं लजानिया खाऊं? नहीं, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। 100 रुपए है मेरे पास, मैकडॉनल्ड्स ही अवेलेबल है, तो मेरे पास बर्गर के अलावा ऑप्शन ही नहीं है। बाकी चीजें महंगी आएंगी और दूसरे आउटलेट्स है नहीं। तो जब आपके पास ऑल्टरनेटिव कोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है तो डिसीजन मेकिंग का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है। क्लियर है सबको? तो यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है, ओनली। डिसीजन मेकिंग इज नेसेसरी ओनली व्हेन ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन आर अवेलेबल। ऑल्टरनेटिव कोर्सेज है ही नहीं तो क्या आप डिसीजन मेकिंग करोगे? नहीं। डिसीजन मेकिंग इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी, एक पर्पस के साथ होती है, एक एम होता है
ठीक है. इट इन्वॉल्व्स कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड रेपुटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. तो ऐसे कोई फालतू डिसीजंस नहीं होते कि ठीक है गलत भी ले लिया तो क्या फर्क पड़ता है. अरे भाई बहुत लोगों का पैसा इन्वॉल्व है. कंपनी में पैसा कौन लगाता है? शेयर होल्डर्स है, क्रेडिटर्स है, बैंक्स है. ये लोग सब जब पैसा लगाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स अपने एफर्ट्स लगाते हैं, एम्प्लॉयज अपने एफर्ट्स लगाते हैं, तो कंपनी की रेपुटेशन स्टेक पर होती है, कंपनी की रिसोर्सेज स्टेक पर होते हैं. तो डिसीजंस जो है वो उसके हिसाब से लेना चाहिए. और आखिरी चीज, डिसीजन मेकिंग इज ऑलवेज रिलेटेड टू सिचुएशन और एनवायरमेंट. कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं है जो सारी सिचुएशन में परफेक्ट हो. सेम एग्जाम्पल, तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, मैकडोनल्ड्स का आउटलेट खुला है, ठीक है, और तुम्हें भूख लग रही है बट तुम्हारा पेट बहुत खराब है. क्या करोगे? तुम सोचोगे कि यार मैं थोड़ी देर रुक जाता हूं, बर्गर खाऊंगा तो मेरा और बाकी का दिन खराब हो जाएगा, मेरी बची हुई ट्रिप खराब हो जाएगी. करेक्ट है ना? यस. सो द पॉइंट इज कि वैसे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आप उस टाइम पे 100 रुपए का कोई मैकडी का बर्गर ले लेते, काम हो जाता. लेकिन अब सिचुएशन अलग है, अब हमारा पेट खराब है, अब हम मैकडोनल्ड्स नहीं खा सकते. तो द पॉइंट इज कि डिसीजन मेकिंग हर सिचुएशन के लिए अलग ली जाती है. क्लियर है? तो 5 फीचर्स क्लियर है. पहली बात तो एक प्रोसेस, इसमें सिलेक्टेड कोर्स ऑफ एक्शन में से एक फाइनल सिलेक्शन करना होता है. ये तभी वर्क करता है जब आपके पास ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल हो. अगर आपके पास एक ही चॉइस है तो फिर आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको चूज ही वो करना है. तीसरा, ये एक पर्पसफुल एक्टिविटी पर्पस के साथ की जाती है. चौथा, ये बहुत ही ध्यान से लेना चाहिए क्योंकि कंपनी की रेपुटेशन, कंपनी का पैसा, लोगों के एफर्ट्स, रिसोर्सेज सब कुछ स्टेक पर होते हैं. और आखिरी, डिसीजन मेकिंग जो है वो मोस्टली रिलेटेड होती है एनवायरमेंट के उस पर, एनवायरमेंट पर, सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि डिसीजन मेकिंग कैसी होगी. क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से. यस. अब देखो, अगर हम टाइप्स ऑफ डिसीजन देखें तो 5 अलग अलग तरह के डिसीजन हैं. कितने डिसीजन है मेरी जान? 5. ओके. सबसे पहला जो डिसीजन है वो है रूटीन एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजंस. रूटीन एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजंस क्या बोलता है? देखो, ये दोनों अलग अलग टाइप के डिसीजंस हैं, ठीक है, लेकिन कैटेगरी एक ही है. रूटीन एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजंस कौन से होते हैं? रूटीन डिसीजंस वो होंगे जो डेली बेसिस पे लिए जाते हैं, जो रेपिटेटिवली लिए जाते हैं. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आज हमें कितना प्रोडक्शन करना है, अगर सब चीजें नॉर्मल है, नॉर्मल चल रहा है सब कुछ, कोई पैंडेमिक नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो आप डेली बेसिस पर 50 यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो कल भी 50 ही करोगे, परसों भी 50 करोगे, 5-6 यूनिट्स ऊपर नीचे कर सकते हो. उस तरह के डिसीजन को हम रूटीन डिसीजन बोलते हैं. ये डिसीजन टैक्टिकल लेवल पे किए जाते हैं. टैक्टिकल मतलब कौन सा लेवल हो गया? लोअर लेवल, ऑपरेशनल लेवल, या फिर मिडिल लेवल पर भी. तो सेकेंड और थर्ड लेवल पर ही रूटीन डिसीजंस लिए जाते हैं. इसमें टॉप मैनेजमेंट का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. दे डू नॉट रिक्वायर स्पेशल एफर्ट बाय द मैनेजर्स. में मैनेजर को अलग से बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है. तो मैंने क्या बताया, कौन लेता है? मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. लेकिन जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन होते हैं, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया. जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. इसमें टॉप लेवल इन्वॉल्व होता है जो डिसाइड करता है कि हमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, हमें आगे कैसे बढ़ना है. क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से. यस. इसमें वो प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, स्वॉट एनालिसिस करेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे जो मिडिल और लोअर लेवल फॉलो करेगा. ये रेपिटेटिव नेचर के नहीं होते हैं, ये बार बार स्ट्रैटेजिक डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं. क्लियर है सबको? तो रूटीन डिसीजन जो होते हैं वो लोअर या मिडिल लेवल लेता है. रूटीनली बेसिस पे लिए जाते हैं, बार बार लिए जाते हैं इफ थिंग्स आर नॉर्मल. लेकिन अगर चीजें बदलती है, चीजें कॉम्प्लेक्स होती है, फिर टॉप लेवल इन्वॉल्व होता है और वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेता है. दूसरी टाइप का डिसीजन है वो है प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड. ये भी दोनों अलग अलग टाइप के हैं. प्रोग्राम डिसीजन वही है जो रूटीन और रेपिटेटिव नेचर के होता है. नॉन प्रोग्राम जो होता है वो एकदम अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम, एकदम से प्रॉब्लम उमड़ गई, वो डिसीजन कौन लेगा? नॉन प्रोग्राम डिसीजन लिया जाएगा. एक ध्यान से सुनना. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एम्प्लॉय एब्सेंट है ना, एक एम्प्लॉय एब्सेंट है, आज वो सिक लीव लेके बैठा है, तो ये एक प्रोग्राम डिसीजन होगा कि ठीक है, अगर ये एब्सेंट है तो इसका काम दूसरा बंदा करेगा. ये एक प्रोग्राम्ड डिसीजन है कि अगर एक आदमी एब्सेंट है तो उसका काम कोई दूसरा बंदा करेगा, तो एक प्रोग्राम डिसीजन है. लेकिन अगर एक साथ 25 एम्प्लॉय एब्सेंट हो गए तो अब ये एक नॉन प्रोग्राम डिसीजन हो गया, क्योंकि अब काम कैसे करवाना है ये एक ऐसी चीज है जो कि डिसाइड करना जरूरी है.
क्लियर है सबको? सो इफ अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एब्सेंट देमसेल्फ देन द प्रॉब्लम इज अनकंट्रोलेबल. ये एक अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम हो जाती है. तो प्रोग्राम और नॉन प्रोग्राम डिसीजन इज अबाउट अ प्रॉब्लम. ये देखो, समझो डिफरेंस, समझो दोनों में. तुम बोलोगे मैम दोनों सेम हो रहे हैं ना. जैसे रूटीन डिसीजन भी रेपिटेटिव नेचर के होते हैं, प्रोग्राम भी रेपिटेटिव नेचर के. स्ट्रैटेजिक जो वन टाइम डिसीजन होते हैं, नॉन प्रोग्राम भी वन टाइम डिसीजन होते हैं. डिफरेंस समझो. प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम डिसीजन जो है, they are taken to solve problems. ठीक है. लेकिन ये जो है they are taken to make policies. आ रही बात समझ में? रूटीन डिसीजन में हम छोटी मोटी पॉलिसीज बनाएंगे डेली बेसिस पर, कंपनी स्मूथली चलती रहे. स्ट्रैटेजिक डिसीजन ऐसे होंगे जो हम वन टाइम डिसीजन लेते हैं. ओके, यस. प्रोग्राम डिसीजन वो होते हैं जो छोटी मोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिए जाते हैं. नॉन प्रोग्राम डिसीजन वो होते हैं जो अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम, जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए लिए जाते हैं. क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से. नॉन प्रोग्राम डिसीजन में आपको प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा. हो सकता है और फंडिंग की रिक्वायरमेंट हो, आपको कोई बड़ा स्टेप लेना पड़ सकता है. ये सारी की सारी चीजें आपको नॉन प्रोग्राम डिसीजन में करनी पड़ेगी. तो आपको डिफरेंस समझ में आया कि नहीं? रूटीन और स्ट्रैटेजिक डिसीजन जो है वो सिर्फ पॉलिसी बनाने के लिए, रूटीन रेपिटेटिव पॉलिसीज, और स्ट्रैटेजिक वन टाइम बिग पॉलिसी. ओके, रूटीन जो है वो कौन बनाता है? मिडिल और लोअर लेवल. स्ट्रैटेजिक कौन बनाता है? टॉप लेवल. ओके. प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो प्रोग्राम जो है वो छोटी मोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिसीजन लेते हैं, और जो अनस्ट्रक्चर्ड बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसको इजीली कोई सॉल्व नहीं कर सकता, उसके लिए नॉन प्रोग्राम डिसीजन लिए जाते हैं. क्लियर है? बहुत अच्छे से. यस. तीसरा है पॉलिसी एंड ऑपरेटिंग डिसीजंस. अब देखो, पॉलिसी डिसीजंस कौन से होते हैं? जो टॉप मैनेजमेंट लेता है. टॉप मैनेजमेंट मतलब जो पॉलिसी बनाता है मिडिल लेवल के लिए भी और लोअर लेवल के लिए भी. फॉर एग्जांपल क्वांटिटी सेलिंग करेंगे या क्वालिटी सेलिंग. क्वांटिटी सेलिंग मतलब कुरकुरे जो करता है, क्वालिटी सेलिंग मतलब लेस जो करता है. तो इस तरह की जो पॉलिसी हमने क्रिएट की है वो होता है पॉलिसी डिसीजन. जैसे जियो ने पॉलिसी बनाई थी कि हम स्टार्टिंग में फ्री सर्विसेज देंगे और बाद में चार्जेबल कर देंगे. ये पॉलिसी डिसीजन, ये कोई छोटा मोटा एम्प्लॉय नहीं लेगा, ये सीधे मुकेश अंबानी लेगा, टॉप लेवल. लेकिन जो ऑपरेटिंग डिसीजन है, ऑपरेटिंग वर्ड कहां से आया? ऑपरेशनल लेवल. ऑपरेशनल लेवल कौन सा होता है? लोअर लेवल. तो लोअर लेवल, ऑपरेशनल लेवल, टैक्टिकल लेवल, ये सब एक ही होता है जो डेली बेसिस के छोटे मोटे डिसीजंस लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ बोनस इशू इज अ पॉलिसी विच इज मैटर ऑफ टॉप मैनेजमेंट, बट कैलकुलेशन ऑफ बोनस इज एन ऑपरेटिंग डिसीजन. फॉर एग्जाम्पल, अगर एम्प्लॉय को बोनस देना है, ठीक है, तो बोनस देना है कि नहीं ये कौन देगा? ये कौन डिसाइड करेगा? टॉप लेवल. लेकिन कितना बोनस देना है उसका जो कैलकुलेशन होता है, तो कैलकुलेशन करके टॉप लेवल को सबमिट कौन करेगा? ऑपरेशन. तो कैलकुलेटिंग दैट इज ऑपरेटिंग डिसीजन, बट एक्चुअली बोनस इज सपोज टू बी गिवन और नॉट इज अ टॉप लेवल डिसीजन. ओके, तो वो क्या हो गया? पॉलिसी और ऑपरेटिंग. चौथा होता है ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल डिसीजन. ये तो नाम से समझ में आ रहा है, जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिया जाता है, जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर लिया जाता है उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन बोलते हैं. और जब एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए डिसीजन लिया जाता है उसको पर्सनल डिसीजन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, एक एम्प्लॉय को प्रमोट करना है, एक एम्प्लॉय को इंटरनली ट्रांसफर करना है, एक एम्प्लॉय को निकालना है, तो ये पर्सनल डिसीजन हो गए. लेकिन पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कोविड के कारण 25 एम्प्लॉयज को निकालना है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी कट की जाएगी, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को बढ़ाया जाएगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी जाएगी. ये कौन से डिसीजन हो गए? ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन. तो एक पर्सन के लिए अगर डिसीजन लिया जाता है तो पर्सनल लेवल पर, अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन लिया जाता है तो फिर ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन. आखिरी है इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन. तो इंडिविजुअल डिसीजन कौन से होते हैं? जब कोई डिसीजन इंडिविजुअल खुद लेता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ठीक है, मतलब अगर मैंने डिसीजन लिया, फॉर एग्जांपल मुझे अगर सर ने एक रिपोर्ट सबमिट करने को बोला, ठीक है, अब मैंने डिसाइड किया कि वो रिपोर्ट मैं आज के आज ही सबमिट कर देती हूँ, कल तक करूंगी तो और लेट हो जाएगा, तो वो मेरा एक इंडिविजुअल डिसीजन हुआ. लेकिन ग्रुप डिसीजन जब पूरी टीम मिलकर, जैसे पूरा फिनेंस डिपार्टमेंट, पूरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट मिलकर अगर डिसीजन ले रहा है तो वो क्या हो जाएगा? ग्रुप डिसीजन. क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से. तो इंडिविजुअल डिसीजंस टेकन बाय एन इंडिविजुअल बाय वन पर्सन एंड ग्रुप डिसीजंस टेकन बाय द एंटायर
टीम. ग्रुप डिसीजन इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन. ऑर्गेनाइजेशन तो इस वाले में आ जाएगा कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिलकर जो डिसीजन लिया वो अलग है. ग्रुप डिसीजन इज अ पर्टिकुलर टीम, particularly a team of 5 people, 7 people, 10 people, they are coming together and taking a decision for the company. That is group decision. क्लियर है? बहुत अच्छे से, पक्का? ठीक है. तो हमने कौन कौन से पढ़े? हमने पढ़ा रूटीन एंड स्ट्रैटेजिक, प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड, पॉलिसी एंड ऑपरेशनल, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल, और आखिरी में इंडिविजुअल एंड ग्रुप. तो ऐसे 5 अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसमें ये दोनों डिसीजन आपस में आमने सामने हो जाते हैं. क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से. यस, जस्ट अ सेकेंड. यस. नाउ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. तुम्हें याद है प्लानिंग प्रोसेस? प्लानिंग की पूरी प्रोसेस याद है? आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव्स, सिलेक्टिंग, इवैल्यूएटिंग द ऑल्टरनेटिव, सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन एंड देन फॉलो अप. तो जो हमने प्लानिंग की पूरी प्रोसेस पढ़ी थी, एग्जैक्टली सेम डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस होती है. एग्जैक्ट सेम, कुछ भी अलग नहीं है. जो हमने मेरी जान प्लानिंग की प्रोसेस पढ़ी थी, ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करना, डेवलपिंग ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन, सिलेक्टिंग द कोर्स ऑफ एक्शन, सॉरी इवैल्यूएटिंग द कोर्सेज ऑफ एक्शन, उसके हिसाब से एक फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट करना एंड देन अकॉर्डिंगली डूइंग द फॉलो अप. तो ये जो पूरी प्रोसेस हमने पढ़ी थी वो बिल्कुल प्लानिंग जैसी ही होती है. ठीक है. अब देखो एक चीज जो इसमें थोड़ी सी अलग है वो है कि प्लानिंग जो प्रोसेस होती है उसमें हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, बट डिसीजन मेकिंग में हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. आ रही बात समझ में? तो इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस द फर्स्ट थिंग इज व्हाट यू नीड टू फिगर आउट द प्रॉब्लम. अरे प्रॉब्लम क्या है? आ रही बात समझ में? सो न्यूमैन एंड समर करके एक बहुत फेमस ऑथर है, उन्होंने बोला आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ द गैप एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम सॉल्व द प्रॉब्लम. आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ द गैप मतलब प्रॉब्लम. तो कॉज ऑफ द प्रॉब्लम अगर आपने निकाला और उसको सॉल्व करने के तरीके ढूंढ ले तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना. पीटर ड्रकर ने बोला क्रिटिकल फैक्टर एनालिसिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम प्रॉपरली. तो उन्होंने बोला कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जैसे कंपनी में फॉर एग्जांपल बजट कम पड़ रहा है या एम्प्लॉयज में झगड़ा चल रहा है, वॉट एवर इज द प्रॉब्लम, अगर आपने उसमें फिगर आउट कर लिया कि सबसे मेन रीजन क्या है तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे. तो करीब करीब पीटर ड्रकर हो गया या फिर न्यूमैन समर हो गए, दोनों ने एक ही बात बोली कि प्रॉब्लम का मेन रीजन समझ लो, रीजन बिहाइंड द प्रॉब्लम. आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली आधी तो सॉल्व हो चुकी है. क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से. यस. दूसरा है यू नीड टू डेवलप ऑल्टरनेटिव्स. ऑल्टरनेटिव मतलब आपको चॉइसेस डेवलप करना जरूरी है ना. So, while selecting the alternative course of action, a manager should consider the viable and realistic alternatives. मतलब जो चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल हो उन ऑल्टरनेटिव्स को चूज करो, उन ऑप्शंस को चूज करो. अगर तुम कॉमर्स बैकग्राउंड के हो और तुम अपने करियर ऑप्शन में रख रहे हो कि यार मैं भले कॉमर्स बैकग्राउंड का हूं पर मैं डॉक्टर बनेगा, तो डॉक्टर बन सकते हो क्या? नहीं. इट इज नॉट रियलिस्टिक, इट इज नॉट प्रैक्टिकल, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. सो दैट इज वाई सिमिलरली अगर आप कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने जो हमने फर्स्ट स्टेप में कर ली, तो सेकेंड स्टेप इज फाइंडिंग रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस. आ रही बात समझ में? बहुत अच्छे से. यस. न्यूपोर्ट एंड ट्वेटा, ठीक है, ये भी अपने क्या हो गए ऑथर, कंटेंडेड दैट ब्रेन स्टोरिंग नहीं ब्रेन स्टॉर्मिंग है, ये स्टोरिंग नहीं स्टॉर्मिंग, एंड ग्रुप पार्टिसिपेशन कैन डेवलप ऑल्टरनेटिव्स. ब्रेन स्टॉर्मिंग समझते हो? ब्रेन को स्टॉर्म करना, ब्रेन को स्टॉर्म करना. तो बेसिकली सब लोग साथ में, ग्रुप पार्टिसिपेशन, सब लोग साथ में बैठ के ग्रुप में बैठकर पार्टिसिपेट करके अपने ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा यूज करके, अपने ब्रेन को बहुत ज्यादा यूज करके जब क्रिएटिवली कोई ऑप्शन ढूंढते हैं, प्रॉब्लम्स के ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस को डेवलप करते हैं,
तो वो सबसे सही तरीका होता है ऑल्टरनेटिव कोर्सेज को ढूंढने का। आ रही बात समझ में? जितने ज्यादा लोग रहेंगे साथ बैठकर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतनी जल्दी और उतनी बेहतर तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो ऐसा किसने बोला? ऐसा बोला न्यूपोर्ट एंड प्रथा ने कि अगर आपने सब ने साथ में ग्रुप में बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग की तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा ऑल्टरनेटिव्स को डेवलप करना। अब ऑल्टरनेटिव डेवलप हो गए, अब हम एक एक ऑल्टरनेटिव को इवेल्युएट करेंगे। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, 3 प्लान्स बन गए। अब हम एक एक को क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। सो decision maker draws balance sheet of every alternative by identifying the advantages and disadvantages of every alternative. For example, अगर तुमने करियर में क्या करना है उसके लिए 3 ऑल्टरनेटिव चूज किए, सीए, सीएस और सीएमए, तो तुम तीनों के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनालाइज करोगे। 3 ऑप्शंस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तीनों क्या करोगे मेरी जान? एनालाइज करोगे। उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके फायदे नुकसान एनालाइज करोगे। ठीक है, अब देखो इवैल्यूएशन का छोटा सा क्राइटेरिया दिया है कि भाई आपके पास अगर 3 ऑप्शंस हैं या 4 ऑप्शंस है आपके पास डिसीजन को रिजॉल्व करने के लिए, डिसीजन बनाने के लिए, तो आप कैसे एक एक ऑप्शंस को इवैल्यूएट करोगे? आपके पास रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है, कितने एफर्ट्स लगा सकते हो, रिस्क कितनी इन्वॉल्व है हर ऑप्शन में, क्या रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, टाइम आपके पास कितना है, गोल आपके अचीव हो रहे हैं कि नहीं, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो रही है कि नहीं, ये सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, ये सारे आपके पास फैक्टर्स है, क्राइटेरिया है, जरिया है टू फिगर आउट कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। आ रही बात समझ में? ये सब करने के बाद फाइनली यू आर गोइंग टू सिलेक्ट द फाइनल ऑल्टरनेटिव कि आपको कौन सा सबसे अच्छा जम रहा है। पीटर ड्रकर ने क्या बोला? 4 क्राइटेरिया दैट इज रिस्क, इकोनॉमी, टाइमिंग, लिमिटेशन आर 4 मेन फैक्टर्स। कि रिस्क कितनी इन्वॉल्व हो रही है, कितना सस्ता काम हो रहा है, टाइमिंग में काम हो रहा है मतलब विद इन द टाइम काम हो रहा है, और आपकी क्या लिमिटेशंस हैं जिसके अंडर आप काम कर सकते हो। ये 4 ऐसे मेन फैक्टर्स हैं जिसके हिसाब से आपको फाइनल सिलेक्शन करना चाहिए। अब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम, मैंने ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को क्या कर लिया? डेवलप कर लिया ग्रुप पार्टिसिपेशन ब्रेनस्टॉर्मिंग से, मैंने इवैल्यूएशन कर लिया बाय ऑल दोस फैक्टर्स, मैंने सिलेक्शन कर लिया। अब मुझे क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना है और फॉलो अप लेना है कि मेरा डिसीजन जैसा मैंने लिया था वैसा इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं। क्योंकि समझो बात को यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, बात को ध्यान से समझो। जब हम कोई भी डिसीजन को लेते हैं ऑन पेपर तो वो डिसीजन में क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएगी इसका हम नहीं सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब तुमने सोचा कि मैम मैं सीएमए करूंगा या सीएमए करूंगी, उस टाइम पर क्या प्रॉब्लम आती है? अरे ये क्या हो गया? उस टाइम पर क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो हमें नहीं पता चलेगा कि इम्प्लीमेंटेशन पे क्या। जैसे तुमने अगर ये सोचा कि मैम मैं सीएमए करूंगा, ठीक है, अब तुम्हें नहीं पता कि सीएमए करते टाइम आपको किन किन प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा। वो तो जब तुम सीएमए फाइनली चालू करोगे तब तुम्हें रियलिटी समझ में आएगी। तो आपको फॉलो अप एक्शन लेना जरूरी है जिसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि कितना क्या प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाएगी। सो द फाइनल स्टेप इज व्हाट? इम्प्लीमेंटेशन। The alternative selected has to be properly communicated to the members of the organization। मतलब आपको ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉइज हैं, डायरेक्टर्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, आपको सबको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि कंपनी ने ये डिसीजन लिया है और आपको इस तरह से इसको फॉलो करना है, इस तरह से आपको इम्प्लीमेंट करना है। और एक बार डिसीजन इम्प्लीमेंट हो गया फिर आप फॉलो अप करो कि क्या ये चीज प्रॉपरली की गई, क्या आपने प्रॉपरली डिसीजन इम्प्लीमेंट किया या फिर कहीं हमसे कुछ मिस हो रहा है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। यस, सो मैनेजर शुड लीस्ट हेजिटेट, कम से कम हेजिटेट करना चाहिए टू राइट आउट डिसीजन दैट डज नॉट अकम्प्लिश इट्स ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब अगर मैनेजर को पता चल रहा है कि यार मैंने जो डिसीजन लिया उससे ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो रहे, करेक्ट है, तो मैनेजर को उस डिसीजन को भगा देना चाहिए। क्लियर है क्या सबको? बहुत अच्छे से। यस, बढ़ेंगे आगे। ओके, चलो ये 5 स्टेप्स हो गई। अब नेक्स्ट इज टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग की टेक्निक्स, देखो भाई 2 तरह की टेक्निक्स होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव टेक्निक और एक होती है मॉडर्न टेक्निक। ये टेक्निक सारी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बट क्वांटिटेटिव टेक्निक जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स, फिगर, नंबर्स उसका इस्तेमाल करते हैं, और एक होती है मॉडर्न टेक्निक जिसमें हम थोड़े से बिहेवियर, डिस्कशंस इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पहले अपन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स देखेंगे। सबसे पहली टेक्निक होती है लीनियर प्रोग्रामिंग।
क्या आप लोगों ने वो x और y की इक्वेशन सॉल्व की है? फॉर एग्जाम्पल इफ x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 10 है, ठीक है, तो 2x प्लस y इज इक्वल्स टू वॉट? 20, राइट? 20, 2 इंटू 5 y इंटू 1, करेक्ट है। तो इसको हम बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। 7th स्टैंडर्ड में पढ़कर आए होंगे। ये मैम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे यूज होगी? जब आपके पास ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है ना, x और y, ऐसे आपके पास जब मल्टीपल ऑप्शंस है, x है, y है, z है, तो फिर आप एक ऑप्टिमम उसकी कॉम्बिनेशन में आता है। याद है आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कि हमारे पास दो चीजें हैं प्रोड्यूस करने की, तो हम x कितना प्रोड्यूस करेंगे कि हम y प्रोड्यूस कर पाए, या फिर y कितना प्रोड्यूस कर पाएंगे कि हम x प्रोड्यूस कर पाए। ये जो हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उसमें हम लीनियर प्रोग्रामिंग की इक्वेशन डेवलप करके एक फाइनल डिसीजन पर आते हैं, तो वो होती है लीनियर प्रोग्रामिंग। बट इसके लिए आपका एक ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, दैट व्हाट डू यू वांट। आ रही बात समझ में? बहुत अच्छे से। यस, ये लीनियर प्रोग्रामिंग तब यूज करते हैं जब हमारे पास रिसोर्सेज की कमी रहती है और हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना होता है रिसोर्सेज का, हमें ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है, हमें ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना होता है, हम कोई भी चीज वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तब हम एक प्रॉपर इक्वेशन क्रिएट करते हैं कि कितना x लेंगे, कितना y लेंगे, कितना z लेंगे, और उसके हिसाब से हम फाइनल डिसीजन लेते हैं। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, ये सिर्फ उस सिचुएशन में काम आएंगे जब चीजें हमारे पास क्लियर है, जब चीजें हमारे पास सर्टेन है, हमें पता है कि यार ऐसा ही होने वाला है कि हम x इतना प्रोड्यूस कर पाएंगे, हम y इतना प्रोड्यूस कर पाएंगे, हमारे पास रॉ मटेरियल इतना रहेगा, हम z इतना प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो जब हमारे पास चीजें सर्टेन होगी, कंफर्म होगी, कोई भी चीज डाउटफुल नहीं होगी, तब हम लीनियर प्रोग्रामिंग यूज कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक है प्रोबेबिलिटी डिसीजन। नाम से ही क्या समझ में आ रहा है? जब हम प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे, जब हम अंदाजा लगाते हैं कि हम लगभग इतना कर सकते हैं, तो हमें इतना प्रोडक्शन हो पाएगा और तो हम इतना सेल्स अचीव कर पाएंगे, तो दैट इज नोन एज अंदाजा लगाना। प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट अंदाजा लगाना। तो जब अंदाजे के बेसिस पे ना, एकदम ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही अंदाजा चल रहा है, प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने पढ़ा है 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th में, 10th में पढ़ा है ना। तो जब हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी को इस्तेमाल करके डिसीजन लेते हैं, वो क्या हो जाएगा? वो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी डिसीजन मेकिंग। सो इसकी बेसिक प्रेमाइस मतलब बेसिक अजम्पशन क्या है? दैट बिहेवियर ऑफ फ्यूचर इज प्रोबेबिलिस्टिक एंड नॉट डिटर्मिनिस्टिक। इसका बेसिक अजम्पशन, इसमें जो बेसिक फैक्टर होता है प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी में, वो ये रहता है कि फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर अंदाजे की बेसिस पर बनेगा, फ्यूचर अज्यूम करके बनेगा, कोई भी चीज डिटरमिन्ड, कोई भी चीज सर्टेन नहीं है, कोई भी चीज फिक्स्ड नहीं है। So, various probabilities are assigned to the state of nature on the basis of available information, judgment, likely outcome, and then accordingly we select the final alternative. तो हम क्या करते हैं? हम अंदाजा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी बात है, अभी जैसे कोविड का टाइम चल रहा है, तो काफी ज्यादा चीजें अनसर्टन है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ओके, अब मैं तुम्हें अपने अकेडमी का एग्जाम्पल देती हूँ। Now we were all having this discussion कि फेस टू फेस क्लासेस चालू करनी है क्या, बिकॉज एज मच एज फैकल्टीज वांट टू स्टार्ट फेस टू फेस क्लासेस, स्टूडेंट्स आर ऑल्सो आस्किंग कि सर फेस टू फेस चालू कर दो। पर चूंकि अब नया वेरिएंट आ गया ओमिक्रॉन, तो सडनली सबने प्रोबेबिलिटी लगाना, अंदाजा लगाना, लाइकली आउटकम निकालना चालू कर दिया है कि यार मेरे हिसाब से ये चांसेस ज्यादा है कि इस बार मार्च तक भी वेव नहीं रुकेगी, इस बार जनवरी फरवरी में शायद केसेस ज्यादा आना चालू हो जाएंगे और गवर्नमेंट लॉकडाउन की तरफ बढ़ जाएगी। आ रही बात समझ में? तो ये है अंदाजा। कोई भी चीज डिटरमिन्ड नहीं है, कोई भी चीज फिक्स नहीं है, हमने तो अंदाजा लगाया, तो उस मेथड को हम क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिस्टिक डिसीजन थ्योरी। क्लियर है सबको? ये कब वर्क करता है? जब चीजें अनसर्टेन है। क्लियर है? इसमें हम बहुत सारे मैट्रिक्स बनाते हैं, डिसीजन ट्रीज बनाते हैं और देखते हैं कि हम ये प्रोड्यूस करेंगे तो कितना हो सकता है, ये प्रोड्यूस करेंगे तो कितनी सेल होगी, ये प्रोड्यूस करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा। तो सिर्फ अंदाजा लगाकर और हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी के हिसाब से डिसीजन निकालते हैं। नेक्स्ट इज गेम थ्योरी। गेम थ्योरी क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। तो बहुत बार, वैसे आजकल ये नहीं चलता क्योंकि इंडिया में एक एक्ट है, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, जो गेम थ्योरी को इतना एनकरेज नहीं करता और बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। बट मैं बताती हूँ होता क्या है। तो जैसे फॉर एग्जांपल दो कंपनीज है जो कंपेटिटिव राइवलरी में, जैसे रिन और टाइड,
ठीक है, वो क्या है, रिन और टाइड, और जरूर नहीं दो कंपनीज, तीन भी हो सकती है, रिन, टाइड और उजाला, ठीक है। अब अगर ये लोग कंपेटिटिव थ्योरीज में है, ये लोग कंपेटिटिव राइवलरी में है, तो ये लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के बेसिस पर अपने डिसीजन लेंगे। जैसे कि मैं तुम्हें अभी अभी का एग्जांपल देती हूँ, अभी जो प्रैक्टिकली हुआ, दैट वाज अ टाइप ऑफ गेम थ्योरी डिसीजन। तुम्हें लगेगा हाँ मैम आप तो सही बोल रहे हो। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ओपन कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें कि आकाश अंबानी, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो जियो देखता है, जो मुकेश अंबानी का बेटा है, उसने अनाउंस किया दैट वी विल बी इंक्रीजिंग द टैरिफ ऑफ जियो। अभी जियो की टैरिफ बढ़ गए, राइट, तो सब एकदम एकदम गाली देने लगे, देखो जियो जियो जियो। बट किसी को ये नहीं पता चला कि एयरटेल और आइडिया पहले ही कर चुके हैं। उन्होंने साइलेंटली किया, उन्होंने अनाउंस नहीं किया, बट उन्होंने ऑलरेडी टैरिफ बढ़ा दिया है। जियो ने बाद में किया, पर अनाउंस करके किया। तो अब यहां पर समझो, एयरटेल को देखा देखी जो डिसीजन जियो ने लिया, दैट वाज अ टाइप ऑफ गेम थ्योरी, बिकॉज एयरटेल इज अ कंपेटिटर, और कंपेटिटर क्या, कंपेटिटर एक राइवल है, सीधे राइवल है वो, है ना। तो जो डिसीजन राइवल ने लिया, उसके बेसिस पर जब जियो ने कोई डिसीजन किया, तो वो गेम थ्योरी हो गई। ओके, एक और उसका एग्जांपल देती हूं मैं। जब जियो फ्री सर्विसेज लेकर आया, तो वोडाफोन आइडिया ने क्या किया, मर्जर किया, क्योंकि वो कंपेटिटिव राइवलरी को निभाना चाहते थे, वो कंपटीशन से बाहर नहीं होना चाहते थे। तो जब जियो ने रेट्स फ्री कर दिए, तो वोडाफोन आइडिया ने आपस में मर्जर कर दिया। तो एक तरह की क्या हो गई, गेम थ्योरी, कि दूसरे को देखकर जब हम अपने डिसीजन लेते हैं, तो वो गेम थ्योरी हो जाती है। क्लियर है सबको, बहुत अच्छे से, यस, ओके ओके। नाउ इसमें बेसिकली क्या होता है गाइस, इसमें सिंगल पर्सन नहीं, इसमें एक कंपेटिटर भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ कंपेटिटर्स भी हो सकते हैं। आप किसी के साथ मिलकर भी इसमें लड़ सकते हो और अपनी डिसीजन को बेस्ट बनाने की कोशिश कर सकते हो। चौथी थ्योरी है क्यूइंग थ्योरी। क्यूइंग थ्योरी क्या होती है, देखो हर कंपनी में ना एक लाइन से प्रॉब्लम खड़ी रहती है, ठीक है, हर कंपनी में लाइन से प्रॉब्लम खड़ी रहती है, उनको हम बोलते हैं वेटिंग लाइन प्रॉब्लम्स। जैसे कि क्या, इक्विपमेंट का प्रॉब्लम, एम्प्लॉइज का प्रॉब्लम, सर्विसेज का प्रॉब्लम, है ना। तो अगर फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय को आपको सैलरी देनी है, पर अभी इतनी डिमांड नहीं है, उसके बाद अपनी सेल नहीं है, तो ये एक लाइन में लगी हुई प्रॉब्लम है कि भाई अगले 2 महीने की सैलरी देने के तो पैसे हैं, बट तीसरे महीने की सैलरी देने के पैसे नहीं है। अगले 2 महीने का रॉ मटेरियल खरीदने के तो पैसे हैं, बट तीसरे महीने का रॉ मटेरियल खरीदने के पैसे नहीं है। तो एक तरह की प्रॉब्लम जो लाइन में खड़ी हुई है, आज नहीं है वो प्रॉब्लम, जो आपको लाइन में दिख रही है कि हाँ यार वो तीसरे महीने में प्रॉब्लम आने वाली है, उसको सॉल्व करने में आप क्या यूज करते हो, क्यूइंग थ्योरी। सो द ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द ऑप्टिमम वॉल्यूम ऑफ फैसिलिटीज टू मिनिमाइज द वेटिंग पीरियड। अब समझो बात को, फॉर एग्जाम्पल मुझे आज क्या डेट है, आज है 6 दिसंबर, मुझे आज ही पता चल गया कि फेब्रवरी की सैलरी देने के पास फेब्रवरी की जो सैलरी है एम्प्लॉयज को देने के लिए, उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अब या तो मैं फेब्रवरी तक वेट करूं, अगर फेब्रवरी तक वेट करूंगी तो तब तो दिक्कत हो जाएगी, तब तो एम्प्लॉय सर पे आ जाएगा, करेक्ट है। लेकिन अगर मैं आज ही वो प्रॉब्लम को एनालाइज कर लूं, क्यू जो क्यूड प्रॉब्लम है, क्यू समझते ना, क्यू मतलब लाइन, तो जो लाइन्ड प्रॉब्लम है, क्यूड प्रॉब्लम है, आज ही मैं उसको एनालाइज करके उसका सॉल्यूशन ढूंढ लूं, तो उसको हम बोलेंगे क्यूइंग थ्योरी। क्लियर है सबको, बहुत अच्छे से, यस, ठीक है। जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हॉस्पिटल्स, बिग डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ये लोग क्यूइंग थ्योरी को यूज करते हैं। तो डिपार्टमेंटल स्टोर को पता है कि 2 महीने के बाद हमारे पास आटा खत्म हो जाएगा, 2 महीने के बाद हमारे पास मैगी खत्म हो जाएगी, तो वो लोग क्या करेंगे, वो आज ही उसको स्टॉक कर लेंगे ताकि 2 महीने बाद प्रॉब्लम ना हो। तो जो प्रॉब्लम वेटिंग लाइन में ना, उसके सोल्यूशन आज ही ढूंढ के खत्म कर लेना, सो दैट हमें उस दिन किसी की शक्ल ना देखना पड़े, तो होती है क्यूइंग थ्योरी। नेक्स्ट इज सिमुलेशन। सिमुलेशन इज बेसिकली क्या, आप लोगों ने वो एक ऐसे कॉन्सेप्ट सुना है, मॉक ड्रिल, मॉक टेस्ट होती है, मॉक ड्रिल्स होती है। मॉक टेस्ट समझते हैं ना, कि जैसा पेपर एग्जाम में आने वाला है, बिल्कुल वैसा का वैसा एग्जाम अगर ICMAI कंडक्ट करता है, सो दैट आपको पता चल जाए कि एग्जैक्टली पेपर कैसा आने वाला है, तो उसको हम बोलते हैं मॉक टेस्ट, ठीक है।
कंपनी में से फायर मॉक ड्रिल होती है। फायर मॉक ड्रिल समझते हो कि कंपनी में उनको एम्प्लॉयज को पूरा ट्रेन कर दिया कि देखो इनकेस आग लगती है तो आपको कैसे भागना है, ठीक है, फायर अलार्म बजेगा तो आपको कैसे एक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है। अब सडनली कंपनी क्या करेगी, फायर अलार्म बजा देगी, तो फिर वो देखेंगी आर्टिफिशियल, अब देखो उन्होंने एक आर्टिफिशियल माहौल क्रिएट किया है, रियल में आग नहीं लगी है, उन्होंने फायर अलार्म बजा दिया सो दैट एम्प्लॉयज को लगा कि अरे आग लग गई, आग लग गई, और सडनली एम्प्लॉयज ने वो प्रोटोकॉल, वो तरीका फॉलो किया जो उनको सिखाया गया था। तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल टेक्निक सेट करना, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करना, और फिर सबको ऑब्जर्व करना कि लोग काम कैसे करते हैं। दैट इज नोन एज व्हाट, सिमुलेशन। क्लियर है सबको बहुत अच्छे से? यस। सो it is a technique of observing the behavior of a system under several alternative condition in an artificial setting। तो artificially हम वो एक environment create करते हैं और फिर हम सबके behavior को observe करते हैं। So when the conditions are very complex and it is not possible to find the best way to doing things, then it provides the manager a way out and then he identifies कि लोग कैसे behave करते हैं। जैसे for example मुझे नहीं पता कि मेरी टीम इस डिसीजन को कैसे लेगी, तो मैं एक आर्टिफिशियल सेटिंग क्रिएट करूंगी और मैं वो डिसीजन सब पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगी। अगर एम्प्लॉय उस डिसीजन को एक्सेप्ट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बट अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इसका मतलब अब रियल में मुझे वो डिसीजन नहीं लेना है। क्लियर है बहुत अच्छे से? यस। आखिरी है नेटवर्क टेक्निक। नेटवर्क टेक्निक दो टाइप की होती है, पर्ट और सीपीएम। पर्ट इज प्रोग्राम एवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक और सीपीएम इज क्रिटिकल पाथ मेथड। ये दोनों टेक्निक एग्जैक्टली क्या होती है वो मैं बताती हूँ। देखो जैसे कोई भी मूवी बनती है, समझ लो फॉर एग्जांपल संजय लीला बंसाली की बन रही है बाजीराव मस्तानी, ठीक है। अब ये जो बाजीराव मस्तानी मूवी बनी है, तुम्हें पता है कितने सारे लोग वहां पर डे के बेसिस पर काम करते हैं, है ना? कितनी सारी लोकेशन पर डे के बेसिस पर मिलती है रेंट पर, करेक्ट है? कितनी सारी कॉस्ट्यूम्स पर डे के बेसिस पर मिलती है। तो जब भी कोई मूवी फाइनल होती है, मूवी साइन की जाती है, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, प्रोड्यूसर जो भी सब मूवी साइन करते हैं मिलकर, तो ऐसे केस में जो प्रोड्यूसर होता है वो एक बजट क्रिएट करता है। वो एक बजट क्रिएट करता है कि अगर मैं मूवी बनाना आज से चालू करूंगा, तुम्हें पता है ना कि मूवी में प्रोड्यूसर ही पूरा पैसा लगाता है ना? तो अगर वो डिसाइड करता है कि अगर मैं पैसा मूवी आज से चालू करूंगा तो मेरी मूवी को कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे कि मेरी पूरी मूवी कंप्लीट हो जाए, तो उसने फिगर आउट किया कि मेरी मूवी को कंप्लीट होने में 180 डेज लगेंगे। अब 180 डेज का तो हमने एक प्लान फिक्स कर लिया, ठीक है, मतलब हमने एक फाइनल डेट फिक्स कर ली कि मुझे कब तक इसको खत्म करना है। उसके हिसाब से मैं बजट बनाऊंगी, उसके हिसाब से मैं सीक्वेंस डिसाइड करूंगी कि पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे। तो आई विल क्रिएट अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। मैं कुछ ऐसे इवेंट्स भी आइडेंटिफाई करूंगी जो साथ साथ में हो सकते हैं, जो साइमल्टेनियसली हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीरो का शॉट जो सिर्फ हीरो का अकेले का शॉट है तो वो अलग से ले लेंगे एक लोकेशन पर, और इधर एक्ट्रेस का जो डांस है वो अलग से एक लोकेशन पर ले लेंगे। तो दोनों चीजें साइड बाय साइड हो सकती है। भाई कोई एक्ट्रेस का कोई आइटम नंबर है तो एक्ट्रेस को पहले उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, कोई कोरियोग्राफर के स्टूडियो पर जाकर, तो वो साइड बाय साइड प्रैक्टिस चल रही है, तब तक इधर हीरो की शूटिंग चल रही है। तो वो ऐसी भी चीजें आइडेंटिफाई करेंगे जो साइड बाय साइड हो सकती है, सो दैट उनका प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। और उस तरह की डिसीजन मेकिंग को हम उस तरह की जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं पर्ट और सीपीएम, और उनको हम बोलते हैं नेटवर्क टेक्निक्स। आ रही बात समझ में? तो प्रोग्राम जो प्रोजेक्ट है, जो नेटवर्क है, उसकी डेडलाइन डिसाइड करना है कि प्रोजेक्ट कब खत्म करना है, वो कौन सा इवेंट पहले होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, कौन सी चीजें हम साइमल्टेनियसली चलाएंगे। ये ऐसी टेक्निक्स होती है जिनको हम पर्ट सीपीएम बोलते हैं। क्लियर है बहुत अच्छे से? यस। बढ़ेंगे आगे। ओके तो ये हमारी टेक्निक्स हो गई। लीनियर प्रोग्रामिंग जिसमें चीजें काफी सर्टेन होती है और आप मल्टीपल चीजें एक साथ कैसे रन करोगे वो लीनियर प्रोग्रामिंग में किया जाता है। प्रोबेबिलिस्टिक डिसीजन थ्योरी, इसमें हम वो चीजें पता करते हैं जो कि बहुत अनसर्टेन है, तो फ्यूचर की डिसीजन अनसर्टेनिटी के बेसिस पे लिए जाते हैं। गेम थ्योरीज में कंपेटिटिव राइवलरी रहती है और कंपेटिटर्स के बेसिस पे हम अपने डिसीजन लेते हैं, ठीक है। वी एक्चुअली फाइट विथ ईच अदर। हो सकता है उसमें सामने वाले को थोड़ा नुकसान हो जाए, हो सकता है इसमें हमें थोड़ा नुकसान हो जाए, फिर भी हम इसमें एक डिसीजन मेकिंग करते हैं। क्यूइंग थ्योरी, जो आगे प्रॉब्लम्स लाइंड अप है उसके लिए हम जब आज डिसीजन लेते हैं तो क्यूइंग थ्योरी होती है। सिमुलेशन, इसमें हम क्या करते हैं,
एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे और फिर लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे और उससे कोई एक डिसीजन निकालेंगे, उसको हम बोलते हैं सिमुलेशन थ्योरी। नेटवर्क टेक्निक दो टाइप की होती है, PERT एंड CPM, प्रोग्राम एवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, क्रिटिकल पाथ मेथड। इसमें हम एक प्रोग्राम, एक जो प्रोजेक्ट होता है उसकी डेडलाइन फिक्स करते हैं, उसका बजट फिक्स करते हैं और उसके हिसाब से हम उसकी सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, सीरीज ऑफ इवेंट्स, विच एक्टिविटीज कैन बी हैपेंड पैरेलली, ये सारी चीजें हम डिसाइड करते हैं। तो ये 5 टेक्निक्स हो गई किसकी मेरी जान, सॉरी ये 6 टेक्निक्स हो गई किसकी मेरी जान, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। अब देखो नॉन प्रोग्राम डिसीजंस कौन से हो गए, ये तो बहुत सिंपल है। जो मॉडर्न टेक्निक होती है नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस के लिए। प्रोग्राम्ड डिसीजंस ये जो है ये प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम दोनों के लिए काम आती है, बट ये पर्टिकुलरली नॉन प्रोग्राम डिसीजन के लिए। मतलब नॉन प्रोग्राम मतलब कौन से, कोई बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जो रेगुलर बेसिस पर नहीं होती, कोई अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसके लिए हम नॉन प्रोग्राम डिसीजन लेंगे। अब देखो उसके लिए 3 टेक्निक्स हमारे पास। एक होती है क्रिएटिव टेक्निक। क्रिएटिव टेक्निक हम कब यूज करते हैं, जब हम क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। ओके, अपने ब्रेन को बहुत ज्यादा क्रिएटिवली यूज करते हैं, इसमें एक्सपर्ट्स को हायर किया जाता है। ओके, क्रिएटिविटी रेफर्स टू एबिलिटी टू जनरेट न्यू आइडियाज। मैंने क्या वर्ड बताया, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वन ऑफ द क्रिएटिव टेक्निक, जिसमें हम अपने ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा यूज करके नए आइडियाज निकालने की कोशिश करते हैं, बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स निकालने की कोशिश करते हैं। क्लियर है सबको? हो सकता है इसमें से कुछ आइडियाज हो जो बहुत ही ज्यादा वाइल्ड हो, बहुत ही ज्यादा इम्प्रैक्टिकल हो, बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक ना हो, पर कुछ आइडियाज जरूर ऐसे निकलेंगे जो हम एक्चुअली यूज कर सकते हैं। तो उस टेक्निक को हम बोलते हैं क्रिएटिव टेक्निक। दूसरी टेक्निक होती है पार्टिसिपेटिव। इसमें एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन का सबसे बड़ा रोल प्ले होता है। देखो अगर कोई कंपनी डिसेंट्रलाइजेशन यूज करती है, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें एम्प्लॉयज को भी इन्वॉल्व किया जाता है। तो अगर कोई कंपनी डिसेंट्रलाइजेशन यूज करती है तो वो पार्टिसिपेट करवाती है एम्प्लॉय को, क्योंकि वो मानती है कि हर एम्प्लॉय एक स्किल के साथ आता है, एक एबिलिटी के साथ आता है। तो अगर हर एम्प्लॉय अपनी स्किल्स, अपनी काबिलियत, अपनी एबिलिटी यूज करेगा तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन निकल के आ सकते हैं। एटलीस्ट ऑल्टरनेटिव अच्छे अच्छे कोर्स ऑफ एक्शन तो निकल के आ सकते हैं। तो पार्टिसिपेटिव टेक्निक इज नथिंग बट यूजिंग एम्प्लॉय और गेटिंग एम्प्लॉयज इन पार्टिसिपेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। एंड लास्ट इज ह्यूरिस्टिक टेक्निक। ह्यूरिस्टिक टेक्निक बेसिकली क्या होती है, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप बेसिस पर जब हम सॉल्व करते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको हम पूरा ऐसे क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, पूरा डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पूरा हम उसको डिवाइड कर देते हैं और फिर हर प्रॉब्लम को छोटा 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 करके स्टेप बाय स्टेप उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। तो वो क्या हो जाएगी, ह्यूरिस्टिक थ्योरी। ठीक है, नाउ it is bound to be sporadic and fragmented because of information gaps, conflict and goals, perverse human behavior and the uncertain nature of environment. Okay, अब देखो यहाँ पर वो ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, वो कॉम्प्लेक्स अगर होती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आई है, फॉर एग्जाम्पल पैंडेमिक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। अब ऐसे केस में अगर आप एक कोई कॉमन डिसीजन ले लिया और आपने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया तो काम नहीं चलेगा। ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है, इसमें एम्प्लॉयज भी आपके हिसाब से एक्ट नहीं करेंगे, एम्प्लॉयज आपके हिसाब से बिहेव नहीं करेंगे। इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि एम्प्लॉयज शायद नाराज हो जाएं, है ना, एम्प्लॉयज थोड़ा सा अलग तरह से बिहेव करना लग जाए। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। लेकिन जब आप जब भी आप प्रॉब्लम को तोड़ते हो, टुकड़ों में डिवाइड करते हो, हर एक एक टुकड़े की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो वो होती है ह्यूरिस्टिक टेक्निक। आ रही बात समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ऐसी प्रॉब्लम लग रही है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर लग रहा है कि तुम लोग अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो, है ना, अब ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूंगी, प्रॉब्लम को थोड़ा सा डिवाइड करूंगी। हो सकता है कि तुम्हारे फोन का यूसेज ज्यादा है, हो सकता है कि तुम सोशल मीडिया यूज कर रहे हो सकता है कि तुम्हें टॉपिक समझ में ही नहीं आ रहा है, हो सकता है कि तुम्हारी नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडीज कम है। तो ऐसे में प्रॉब्लम को अलग अलग टुकड़ों में बांटूंगी और एक एक चीज को एनालाइज करूंगी दैट व्हाट कुड बी द राइट रीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, यस, डन। तो ये 3 मेन टेक्निक्स हो गई, कौन सी, नॉन प्रोग्राम डिसीजन की मॉडर्न टेक्निक्स हो गई। क्लियर है? यस। अब देखो एक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है, एक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए
आपको बहुत बड़ा जो मैनेजरियल और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको ध्यान में रखते हुए ही डिसीजन लेना चाहिए. So whatever decision you take, you must keep in mind the organizational objective, the managerial objective, and accordingly you should take the decision. कभी भी बिल्कुल ही अंदाजे पर डिसीजन नहीं लेना चाहिए. फ्यूचर में हमें इसका क्या कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा उसके हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए. तो अच्छे डिसीजन के लिए आपको क्या दिया गया है? 5 गाइडलाइंस. अब अगर तुम इसको 5 गाइडलाइंस के मानकर चलोगे तो आपके लिए याद करना डिफिकल्ट हो जाएगा. लेकिन अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की फॉर्म में याद करोगे तो आपको याद करना इजी रहेगा. कैसे? देखो, सबसे पहली चीज, वैसे ये कोई प्रोसेस नहीं है, ये क्या है? गाइडलाइंस फॉर गुड डिसीजन मेकिंग. लेकिन आपको याद करने का इजी तरीका मैं बता रही हूं कि सबसे पहले आप क्या करोगे? आप डिसेंट्रलाइज सेंटर्स बनाओगे. जैसे ये टॉप मिडिल लेवल, ये 3 टॉप मिडिल लोअर, ये क्या हो गए अपने 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो आप क्या करोगे? अलग अलग हमने क्या बनाया यहाँ पर? सेंटर्स. यहाँ पे और ज्यादा सेंटर्स बनाए, है ना? तो इनको हम बोलेंगे क्या? डिसेंट्रलाइज सेंटर्स. आप इनको सेंटर का नाम दो, आप इनको टीम्स का नाम दो, आप इनको ग्रुप का नाम दो, आप इनको डिपार्टमेंट का नाम दो, डजेंट मैटर. बट आपको ऐसे छोटे छोटे सेंटर्स अलग अलग लेवल्स पर बनाने हैं, ठीक है? और आपको उनको क्या करना है? ऑथोरिटी को डेलीगेट करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करना है. सो हर सेंटर, हर डिपार्टमेंट, हर ग्रुप के पास अपना एक काम रहेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का. कौन सी प्रॉब्लम? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जिसके लिए हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं. Now, next is determination of appropriate decision making workload at each center. तो हम हर सेंटर को एक सेपरेट वर्कलोड दे देंगे. तो पहले तो हमने सेंटर्स क्रिएट किए, फिर हमने हर सेंटर को एक वर्कलोड दे दिया. उसके बाद सारे सेंटर्स में आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाने की कोशिश करोगे कि भाई अगर एक सेंटर ने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, प्रॉब्लम का एक छोटा सा पार्ट सॉल्व किया है, तो दूसरा सेंटर प्रॉब्लम का दूसरा पार्ट सॉल्व करे और दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करें. उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एक्सपर्ट एडवाइजरी स्टाफ टू प्रोवाइड द नीडेड इंटेलेक्चुअल एंड प्रोफेशनल इनपुट्स. हो सकता है कि यार आपकी कंपनी में कुछ इंजीनियर्स की जरूरत हो, कुछ लॉयर्स की जरूरत हो, कुछ कॉस्ट अकाउंटेंट की जरूरत हो कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. तो उसके लिए आप बाहर के लोगों की एडवाइस, बाहर के लोगों को भी यूज कर सकते हो. उसके बाद यू विल क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ पॉलिसीज, सम सॉर्ट ऑफ चैनल्स जिससे सब आपस में कम्युनिकेट कर सके. इतने डिपार्टमेंट्स, इतने सेंटर्स बनाने का कोई मतलब नहीं है अगर आप आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाओ तो, ठीक है? तो एज अ गुड डिसीजन मेकर आपको ये सारे चैनल्स में आपस में, सारे सेंटर्स में आपस में कम्युनिकेशन बिठाना जरूरी है. एंड फाइनली जो भी इन लोगों ने काम किया है उसके बेसिस पर आप एक फाइनल डिसीजन लोगे. अब देखो, फाइनल डिसीजन तो टॉप लेवल ही लेगा, पर इन लोगों के इनपुट्स के हिसाब से टॉप लेवल डिसीजन लेगा. क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से. अच्छा, इसमें हो सकता है कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कुछ सपोर्ट लगे, आप वो लो. हो सकता है आपको इसमें कुछ लॉजिस्टिक्स मतलब ट्रांसपोर्टेशन, उसका सपोर्ट लगे, आप वो लो. हो सकता है आपको इसमें कुछ मटेरियल मैनेजमेंट का सपोर्ट लगे, आप वो लो. हो सकता है आपको इसमें कुछ कोई कंपनी सेक्रेटरी का सपोर्ट लगे, आप वो लो. तो वॉट एवर सपोर्ट यू नीड, यू कैन यूज दैट फ्रॉम आउटसाइड और फ्रॉम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, बट आपका डिसीजन सही होना चाहिए. तो अच्छे डिसीजन के लिए आपको डिपार्टमेंटल, आपको सेंटर्स बनाने चाहिए, डिसेंट्रलाइज सेंटर्स. आप उनको वर्कलोड दो, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाओ, ऐसे चैनल्स क्रिएट करो सो दैट दे कैन कम्युनिकेट. कोई बाहर की कोई इंटेलेक्चुअल एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत है, वो लो. उनको कोई सपोर्ट की जरूरत है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सपोर्ट, लॉयर सपोर्ट, लीगल सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट, आप उनको वो प्रोवाइड करो. अकॉर्डिंगली उसके बेसिस पर डिसीजन लो. ये 5-6 ऐसे क्या हो गए? प्रिंसिपल्स ऑफ गुड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग. क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से. पक्का है क्या? यस. अगर इसको प्रोसेस की फॉर्म में याद करोगे तो बिल्कुल होगा. अगर इसको प्रोसेस के फॉर्म में याद नहीं करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा. बट मेक श्योर दैट दिस इज नॉट अ प्रोसेस. टू मेक इट इजियर फॉर यू मैं इसको प्रोसेस बोल रही हूं. क्लियर है? बहुत अच्छे से. यस. डन. चलो, बहुत ही बढ़िया. नाउ हम लोगों को इसमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? ये क्वेश्चंस हो गए हमारे मैनेजमेंट के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है? हमारे डायरेक्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग के क्वेश्चंस हो गए. ये सारी की सारी चीजें, मतलब भी हमारे क्वेश्चंस बाकी है. बट उसके पहले आई वांट यू गाइस कि आप लोग पूरा मैनेजमेंट अच्छे से रिवाइज कर लो.
पूरा मैनेजमेंट, मतलब इतना अच्छे से आप लोगों को रिवाइज करना है कि आप लोग मुझे आगे पहले ही आगे बढ़ के आंसर बताओ बिफोर आई एक्सप्लेन इट टू यू। ओके, तो आप लोग रिविजन करो अच्छे से प्रॉपरली। मैं आप लोगों के साथ एक रिविजन सीरीज के साथ आने वाली हूँ, और जब मैं रिविजन करवाऊंगी तब मैं आप लोगों के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगी। ओके, इसका एक ही रीजन है कि जब हमने बाद में इकोनॉमिक्स रिज्यूम किया उसके बाद मैनेजमेंट आप लोग थोड़ा सा भूल चुके थे, दैट आई कुड रियलाइज। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग पहले फटाफट से इसको पूरा अच्छी तरीके से रिवाइज करो, और मैं स्टार्ट करूंगी रिविजन्स, और रिविजन्स के साथ हम करेंगे बचे हुए क्वेश्चंस। ओके, दैट रिविजन आई विल स्टार्ट फ्रॉम 15th of December। ओके, तो 15 दिसंबर को मैं ये रिविजन चालू करूंगी, और 15 दिसंबर को ही मैं इसके क्वेश्चंस, मतलब 15 दिसंबर से ही जो रिविजन होंगे उसके क्वेश्चंस कराऊंगी। सो फर्स्ट आई स्टार्ट विथ व्हाट, फर्स्ट आई स्टार्ट विथ मैनेजमेंट, एंड देन आई विल गो विथ इकोनॉमिक्स रिविजन्स। ओके, डन 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 डन, चलो, ऑल राइट। सो नाउ आई एम गोइंग टू सी यू गाइज ऑन 15th। ठीक है, तब तक के लिए इट इज एन ऑर्डर, इट्स अ रिक्वेस्ट, जो मानना है धमकी, मानना है धमकी मान लो, बट आप लोगों को तब तक मैनेजमेंट कंप्लीट करके रखना है। डन, चलो, ऑल राइट। सो नाउ आई विल सी यू ऑन 15। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।